Good morning to my all students. आज हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। बच्चों, आपको पता है कि हम अभी तक जो है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के तीसरी यूनिट कर रहे हैं, जिसका नाम है ओशिनोग्राफी। उस ओशिनोग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने पहली यूनिट ख़त्म कर दी है और ये अपनी तीसरी यूनिट है। बीच वाली जो बी सेक्शन है अपने छोड़ा हुआ है। और तीसरी यूनिट में बच्चों आपका 2 या 3 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं ले रही हूँ, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं या महासागरीय धाराएं जो है होती क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती हैं और कौन कौन सी धाराएं किस किस महासागर में चलती हैं। तो धाराओं को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि महासागरों में कौन कौन सी गतियाँ होती है। तो बच्चों, आप सभी को पता है महासागरों में लहरें तरंगे चलती हैं। इन लहरों में आपको पता समुद्र की लहरें कैसे चलती हैं, इस तरीके से चलती हैं। इसको हम बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं गर्त, है ना। और ये हिस्सा इस तरीके से आगे बढ़ता है और इसको शीर्ष है, ये गर्त है। और इनका जो ये पूरा चलने का जो वो है पाथ, जो इसको अपन फैच बोलते हैं। तो ये जितने भी महासागरीय लहरें होती हैं, यह एक सामान्य रूप से चलती हैं, जिसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि अपन बोल सकते हैं जो वायुमंडलीय परिसंचरण हवाओं के कारण भी जो समुद्र का पानी जो है, सतह का जल, जो लहरें चलती हैं सिर्फ सतही भागों में चलती है, गहराई से नहीं चलती, ध्यान रखना आपको। तो वायुमंडलीय जो पवन है, उन पवनों के साथ ही समुद्र का पानी हिलने लगता है, या फिर 2 अलग अलग घनत्व वाली वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं तो लहरें चलने लगती हैं। 2 अलग अलग घनत्व से क्या मतलब है, 2 अलग अलग वायु भार वाली वायु जब लहरें या जल आपस में मिलता है तो आप गति प्रारंभ हो जाती है। सागर तटीय भागों पर कई जो विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, उसके कारण भी लहरें चलने लग जाती है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं होती रहती हैं। तो आपको पता, जो महासागरीय तली के ऊपर अंदर जब भूकंप आता है तो सागरीय लहरें बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है, सुनामी कहते हैं। जैसा कि अपने चेन्नई में आया था 2002 में जो सुनामी था, उसको ये जो सुनामी है ये किसके कारण आता है, भूकंप। जो पृथ्वी के अंदर जो महासागरीय भाग है, महासागरीय भागों की तली में जो हिल जाती है तो पानी जो, जैसे बर्तन का बहुत बड़ा सा बर्तन है, बर्तन अगर नीचे से हिलता है तो निश्चित रूप से उसका पानी भी हिलता है। तो जब समुद्र की तली हिलती है तो उसका पानी भी बहुत तेज़ी से हिलता है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य ज्वालामुखी आने के कारण भी लहरों का उद्भेदन होता है। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बन के कारण भी स्थल जो जलीय भाग है वो पानी खिसकता है। इसके अलावा जो चक्रवात है, सागरीय तूफान है, ये सब है जिनके कारण की महासागरीय लहरें जो हैं उत्पन्न होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जो आपको मेन चैप्टर है, महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से स्थलीय भाग पर नदियाँ ढाल से चलती हैं, ढाल की दिशा में, निश्चित दिशा में चलती हैं, वैसे ही सागरीय जो जल है, सागरीय जल भी एक निश्चित दिशा में प्रतिदिन निश्चित मार्ग पर निश्चित दिशा में एक चलता है, जिसको कि हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। और महासागरीय धाराएं जो है तली के साथ सट के चलती हैं। सागरों के जल के निश्चित दिशा में प्रवाहित होने को हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। और धरातलीय भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान ये होती है, मैंने अभी आपको बताया था। और ये बहुत छोटी से लेकर के हज़ारों किलोमीटर लंबी भी हो सकती हैं। इस प्रकार की जो धाराएं होती हैं ये स्थलीय भाग के साथ साथ चलती हैं। जैसे मान लीजिए ये अमेरिका का तट है, तो इस तट के सहारे जगह बीच में धाराएं नहीं चलती हैं। महासागरों के बीच में धाराएं नहीं चलती हैं। धाराएं हमेशा तट के साथ ही
चलती हैं। तो ये जो होती है गर्म और ठंडी हो सकती है, इनके आकार में पर्याप्त अंतर हो सकता है। तो इन धाराओं को आकार के आधार पर हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट, धारा और स्ट्रीम। आकार के आधार पे कैसे कि जब सतही जल है, सतही जल मान लो एक सागरीय भाग है, सागरीय भाग पर जो सतही जल जो है वो पवन के साथ साथ अग्रसर हो जाता है, उसे हम प्रवाह कहते हैं। इनकी गति और सीमा जो होती है बहुत अधिक निश्चित नहीं होती है, हालांकि निश्चित होती है। जैसे पृथ्वी के ऊपर स्थायी पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें। ये इन पवनों की दिशा बदलती नहीं है, परमानेंट विंड्स हैं जो पृथ्वी पर साल भर एक निश्चित दिशा में चलती, इसलिए हम इनको ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। तो इन पवनों के कारण जो सागरीय जल है इन पवनों के साथ साथ चलने लगता है, जिसको कि हम ड्रिफ्ट कहते हैं। क्योंकि यह हवा है तो कई बार इनकी जो डायरेक्शन तो निश्चित होती है, पर कई बार ऊपर नीचे हो सकती है। ये मंद गति से चलते हैं और इनके कारण सिर्फ सतह का ऊपरी जल जो है वो गतिशील होता है, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, पछुआ पवन, प्रशांत पवन प्रवाह, है ना। ये जो जितने भी हैं ये सब पवनों के कारण प्रवाहित होती हैं। धाराएं जब सागर का जल एक निश्चित दिशा में अग्रसर होता है उसे हम धारा कहते हैं। इनकी गति और सीमा निश्चित होती है। ये जो होती हैं धाराएं ये प्रवाह की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं और विशाल भी होती हैं आकार में। नेक्स्ट होती है विशाल धारा, जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं। जब सागर का जल अत्यधिक मात्रा में नदियों की तरह एक निश्चित दिशा में चलता है और इसकी गति भी जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे हम विशाल धारा या स्ट्रीम कहते हैं, जैसे कि खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी या सबसे कम जिसकी गति होती है वो प्रवाह है, आकार भी कम होता है। प्रवाह की तुलना में धाराएं जो होती है आकार बड़ा होता है, किंतु आकार बड़ा होता है और गति भी अधिक होती है। सबसे बड़ी होती है विशाल धाराएं, जो कि कई सारी धाराओं से मिलकर के बन जाती हैं, जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं। और इनकी आकार बहुत विस्तृत होता है और इनकी दिशा भी, इनकी गति भी तीव्र होती है। इन धाराओं को हम इनके गुण के आधार पर दो भागों में बांटा हुआ है, ठंडी धारा और गर्म जल धारा। जो ठंडी धाराएं होती हैं वो बहुत अधिक ठंडी होती है, अधिकतर वो ध्रुवों की तरफ से, यानी कि उत्तर ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली धाराएं होती हैं, जिसमें लैब्राडोर की धारा, क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, कनारी की धारा, पेरू की धारा, बेंगोला की धारा, ये सभी धाराएं ऐसे हैं जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली धाराएं होती, चूँकि ठंडे स्थानों से चलती हैं, इसलिए इनकी उत्पत्ति ठंडे स्थानों पर होने के कारण इन्हें हम ठंडी धाराएं कहते हैं। गर्म धाराओं में जैसे गल्फ स्ट्रीम है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, क्यूरोशिवो है, ब्राज़ील की धारा, ये सभी धाराएं, जो इसके अलावा बहुत सी धाराएं हैं, विषुवत-रेखीय धाराएं हैं, ये सभी धाराएं गर्म जल की धाराएं होती हैं। चूँकि इनकी उत्पत्ति विषुवत रेखा के आसपास होती है, इसीलिए इन धाराओं को हम गर्म धाराएं कहते हैं, क्योंकि ये आसपास के तट की तुलना में ये गर्म होती है। तो महासागरीय धाराओं को बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कि महासागरीय धाराएं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि धाराएं उत्पन्न क्यों होती है। हमने ये पढ़ा था कि महासागरों में लहरें चलती हैं, उसको लहरें चलने के दो अलग अलग स्वभाव की पवन राशियों को मिलने के कारण, सागर के अंदर गति होने के कारण, ज्वालामुखी भूकंप होने के कारण, है ना, और हवाओं के चलने के कारण जो लहरें हैं वो चलती हैं। तो धाराएं क्यों चलती, एक निश्चित मार्ग पर तट के सहारे क्यों चलती हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस महत्वपूर्ण कारक जो है वो है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। आप सभी को पता है जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। ओके, यानी कि पृथ्वी जो है एक निश्चित दिशा में अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके कारण क्या होता है, जो जल स्थल का साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर 72% भाग पर जल है और
30% भाग पर स्थल है। तो क्या होता है, स्थलीय भाग तो आगे निकल जाता है और पानी जो है वो पीछे छूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पानी है वो स्थलीय भाग का पीछा करने के कारण पश्चिमी दिशा में गति उत्पन्न होती है। इस तरह विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति, जैसे ये स्थलीय भाग है, ओके, तो पूरा स्थलीय भाग और जलीय भाग दोनों ही साथ चलेंगे, तो स्थलीय भाग आगे निकल जाते हैं, पानी पीछे रह जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होती है, यहाँ पर कुछ जल जो है इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो जल है, इकट्ठा हुआ जल है, ये वापस से अपनी जगह को पूर्ति करने के लिए इधर की तरफ प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण कि विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी पर जो ये परिभ्रमण बल जो है महत्वपूर्ण कारण है, जिसके कारण कि पछुआ पवन, ये पृथ्वी के ऊपर समुद्री जल जो है, सागरीय जल जो है, वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण महासागरों में चलने वाला जो जल है वह अपनी दिशा में भी परिवर्तन कर लेता है। ये मान लीजिए भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध है और यह है नॉर्थ हेमिस्फेयर, यह है साउथ हेमिस्फेयर। तो इस गोलार्ध में चलने वाली जो सागरीय लहरें हैं इसी गोलार्ध में चलती हैं, और इस गोलार्ध में चलने वाली सागरीय लहरें इसी गोलार्ध में चलती हैं। ऐसा नहीं है ध्रुवों से आने वाली लहरें जो हैं भूमध्य रेखा को क्रॉस करके के दक्षिण में आ जाएं और दक्षिण से उत्तर में चले जाएं। कभी भी सागरीय लहरें भूमध्य रेखा को पार नहीं करती है, क्योंकि इस जगह पर परिभ्रमण का प्रभाव अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है कि सागर के संबंधी और कौन कौन से कारक होते हैं जिनके कारण कि महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें तापमान है, लवणता है, घनत्व है, जिनके कारण कि महासागरीय धाराएं चलती हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं तापमान। चूँकि पृथ्वी पर सूर्य का ताप का जो वितरण है वो बहुत असमान है, क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो मात्र कर्क और मकर रेखाओं के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। बाकी हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो सूर्य की सीधी किरणें जो हैं वो सिर्फ 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ही पड़ती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण तापमान में भिन्नता पाई जाती है। समझ रहे हो आप? तो अब सूर्य की सीधी किरण लगभग कहाँ पड़ती? सीधी भूमध्य रेखा के आसपास। तो यहाँ पर सूर्य ताप के कारण तापमान ऊंचे होते हैं और तापमान अधिक होने के कारण इनका घनत्व जो है बहुत कम हो जाता है, और घनत्व के कमी होने के कारण यहाँ पर जो है विषुवत रेखीय भाग पर जो है जल जो है वो धारा के रूप में गतिशील हो जाता है, और इससे विषुवत रेखा की ओर अध्य प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वाष्पीकरण, यहाँ पर अत्यधिक जल के कारण यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, और यहाँ पर जो है घनत्व अधिक बहुत कम हो गया, जिसके कारण यहाँ पर चारों तरफ से पानी आकर यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा की तरफ। नेक्स्ट है लवणता। लवणता का मतलब है खारापन। हमने डिस्कस किया था ना कि खारापन मतलब सागर में पाए जाने वाले लवण को हम लवणता कहते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड मुख्य है। इसके अलावा 7 मुख्य लवण थे जो कि घनत्व में जो कि लवणता को वृद्धि करते हैं। तो सागरीय लवणता से जल का घनत्व भी प्रभावित होता है। जिनमें लवणता अधिक होती है वहाँ जिन सागरों में लवणता अधिक होती है वहाँ पर घनत्व भी अधिक होता है, क्योंकि वजन बढ़ गया है ना। घनत्व से तात्पर्य है, मैंने आपको बताया, सागरीय जल का भार। तो अगर उनमें खारे तत्व की अधिकता होगी तो निश्चित रूप से उसका घनत्व भी अधिक हो जाएगा। तो अगर
भार अधिक होगा तो पानी का वजन बढ़ने से पानी नीचे की तरफ बैठता है, जबकि कम लवणता वाले जो घन भाग होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है, इसलिए वो कम खारे भागों का पानी जो है वो ऊंचा लेवल हो जाता है। तो ये तो है भारा यानी कि अधिक लवणता वाले हिस्से, और ये है कम लवणता हिस्से। ये देखिए आप, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से इसका जलतल ऊंचा और इसका जलतल नीचा, तो वाटर लेवल को समान करने के लिए कम लवणता वाले भाग से यानी कम खारे भाग से अधिक खारे भाग की तरफ पानी की गति शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इस गति के कारण क्या होता है, अध्य प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, यानी कि ये पानी यूं गति करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से अटलांटिक महासागर में इस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है, और जिब्राल्टर जब मध्य से होकर के रूम सागर की ओर चलने वाली जो धारा है उसका अटलांटिक महासागर में जो चलती है उसका मुख्य कारण यही होता है। इसके अलावा रूम सागर की सतह का जो जल प्रवाह है वो अटलांटिक महासागर की ओर जो प्रवाह हो रहा है उसका कारण भी यही है कि कम खारे से यानी कि कम लवणता वाले भाग से अधिक लवणता वाले भाग की ओर प्रवाह होता है। अब है घनत्व भिन्नता। बच्चों, हमने अभी जो दो बातें डिस्कस करी है, तापमान और लवणता। तापमान और लवणता के कारण जो है घनत्व में अंतर पाया जाता है, और और भी कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण लवणता में अंतर होता है, जिसके कारण सूर्य ताप हो सकता है ना, और भी बहुत से वर्षा का जल हो सकता है। जहाँ बहुत अधिक वर्षा का जल पहुँचता है वहाँ पर लवणता कम होती है, इसलिए वहाँ पर घनत्व कम होते हैं। और जो ध्रुवों में ठंडे जल की धाराएं विषुवत रेखा की ओर चलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा, वहाँ का घनत्व कम होता है और इनका घनत्व विषुवत रेखा की ओर घनत्व अधिक होता है। तो घनत्व के कारण भी धाराएं चलती हैं। अब अपन लेते हैं बाह्य कारक। एक तो अपन ने पढ़ा पृथ्वी की घूर्णन गति, दूसरा अपन ने पढ़ा महासागरीय कारक, जिसके अंतर्गत तापमान, घनत्व और लवणता तीन मुख्य कारण थे। अब है बाह्य कारक। बाह्य कारक जिसका जो ना महासागरों में वो उत्पन्न नहीं हो रहे बल्कि बाहर से वो प्रभाव डाल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से वायुदाब और पवनें जो हैं इसके लिए उत्तरदायी होती हैं महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने के लिए। तो वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है, सागरीय जल पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर जल का जो आयतन होता है वो उसमें कमी आती है, क्योंकि वो नीचे की तरफ दब जाता है। जिन महासागरों में वायुदाब कम होता है उसका जल तल जो होता है ऊंचा होता है। आपको समझ रहे हो, भार वजन। तो अब जैसे हमारे ऊपर हम सभी मानते हैं हवा का, वायु का भार हम सबके ऊपर है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है या सर्दियों का मौसम आता है हमारे ऊपर वायु भार बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान कम हो जाता है। और ऐसे ही महासागरों पर भी वायुदाब जो है वो अलग अलग होता है। जिन महासागरों का वायुदाब कम होता है वहाँ पर पानी का तल ऊंचा होता है, और जिन महासागरों का वायुदाब अधिक होता है वहाँ पर जल का तल नीचे होता है। तो इसलिए अधिक जो ऊंचा तल होता है वहाँ से नीचे तल की ओर पवन या धाराएं चलना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि अधिक कम भार से अधिक वायु भार से हवाएं वो धाराएं चलना प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा सनातनी तथा सनातनी पवन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी पर चलने वाली व्यापारिक पवनें तथा पछुआ पवनें जो हैं वो भी मतलब महासागरीय जल को अपने साथ बहा करके ले जाती हैं, जिसके कारण की धाराएं उत्पन्न होती है। जैसे कि पछुआ पवनों के कारण कुरोशिवो की धारा है ना, गल्फ स्ट्रीम व्यापारिक पवनों के कारण है ना, और इसके अलावा अब है वाष्पीकरण तथा वर्षा। जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहाँ वाष्पीकरण कम होता है। जहाँ अधिक जल राशि के कारण जलतल ऊंचा हो जाता है, अधिक जलतल के कारण वहाँ से सागरीय जल जो है वो एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि विषुवत रेखा के आसपास होता है। तो बच्चों, ये जो कारण थे जिसके कारण कि महासागरों में धाराएं उत्पन्न होती हैं और एक निश्चित मार्ग में निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है।
इसके आगे अपना चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चैप्टर है जिसको कि आपको पूरा करना है।